हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। जी हाँ, इस वीडियो के बाद आपको ना कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ना फिर से बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर कर दिए हैं। अच्छा, इस वीडियो को चालू करूँ इससे शॉर्ट में आपको कुछ बातें मुझे बताना है। सबसे पहले कि भाई आपके एग्जाम में किसी भी टाइप के एमसीक्यू आ रहे हो, चाहे वो केस स्टडी हो, असर्शन हो या कोई और भी हो, हमने सबको यहाँ पर एमसीक्यू और वन वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर वन वर्ड फॉर्मेट में या एमसीक्यू फॉर्मेट में एमसीक्यू आते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि हमने केस स्टडी असर्शन स्किप कर दिए। सब हमने इसमें इंक्लूड किए, बस उनका फॉर्मेट चेंज कर दिया। मतलब अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर भाई अगर पीडीएफ की बात करें तो वो आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगी। इस एमसीक्यू की आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम वो फ्री होने वाला है। और लास्ट में बस एक छोटा सा टास्क मैं आपको देख रहा हूँ। हालांकि एनसीईआरटी के पूरे एमसीक्यू मैंने कवर कर दिए, लेकिन उसके बाद भी कोई एमसीक्यू आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे हमारे कमेंट सेक्शन में भी एक अच्छा रिवीजन चल रहा होगा। आप सीधे चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यूएन वाज इनइफेक्टिव इन द डैश इन 2006। तो भाई कहां पर इनइफेक्टिव हमको दिख रहा था? जो लेबनान क्राइसिस हुए थे उसमें यूएन हमको बिल्कुल इनइफेक्टिव साबित सा हो रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेस वर्ल्ड। आंसर बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा, यूएन। अच्छा, आपको ऐसे कई जगह ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मदद कर सकती है। जैसे इन द आईज ऑफ मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज इंडिस्पेंसिबल एंड रिप्रेजेंट्स द ग्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूएन का मैंने ये दिया है, तो इनको पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ये लाइन किसने कही है? तो ये लाइन कही है हमारे यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल ने, जिनका नाम था डैग हैमर्सजोल्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड आता है। कुछ लाइन्स हैं। Talking shop, yes, there are a lot of speeches and meetings at the UN, especially during the annual sessions of the General Assembly. But as Churchill put it, jaw is better than war. Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefield? तो भाई ये किसने बोला है? तो भाई हमारे इंडिया के ही हैं। ये बोला गया शशि थरूर जी द्वारा, जो कि फॉर्मर UN अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन रह चुके हैं। फिर मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस आर रिजॉल्व्ड विदाउट गोइंग टू वॉर, थ्रू वॉर्स, बाय सुपर पावर इंटरफेरेंस, नन ऑफ द अबव। तो भाई इसका आंसर बहुत सिंपल है, विदाउट गोइंग टू वॉर। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा। इसके बाद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर. It's created by and response to states. It comes into being when states agree to its creation. All of the above. तो भाई इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पफुल इन अनदर वे सच एज। और कौन से वेज में ये हेल्पफुल रहते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 20 से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हो गया भाई डिसीज। जब भी डिसीज की बात करते हैं तो पूरी दुनिया को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू होगा, यहाँ पर भी कोऑपरेशन जरूरी है। अब इन चीजों को मैं पढ़ूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने पूरी एनसीईआरटी आपको समझा दी है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो डिफिकल्ट लग रही तो एक बार एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखिए, उसके एमसीक्यू देखिए, आपके फुल मार्क्स पक्का है। इसके बाद नेशंस कैन रिकॉग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट बट कैन नॉट ऑलवेज अग्री बिकॉज। तो भाई इसके रीजन है हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग। हमको यही नहीं पता होता कि शेयरिंग कैसा होगा, कौन कितना फंड दे रहा होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सो ऑन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। फिर हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिंग आर जस्टली डिवाइडेड। और तीसरा आता है How to ensure that others do not break their end of bargain and cheat on an agreement। तो कुछ पॉइंट आते हैं, बाकी ब्रैकेट आप पढ़ लेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फो दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द डैश encourage the world to invest in an international organization to deal with conflict, as a result the dash was won। तो भाई इन दोनों का आंसर सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसने एंकरेज किया था भाई हम एक इंटरनेशनल कुछ बिल्डअप करें, तो फिर हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द डैश वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश immediately after the second world war. The organization was set up through the signing of United Nations Charter by dash states। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आंसर दोनों ध्यान से आपको पढ़ना है। हो सकता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही डैश लगा होता, तो इसका आंसर हमको पता है। हम यूएन की बात कर रहे हैं, 1945 में फॉर्म हुआ था और 51 स्टेट्स ने चार्टर साइन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, द यूएन्स ऑब्जेक्टिव इज टू डैश एंड डैश। तो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको कुछ यहाँ पर हिंट दे दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यूएन वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इंप्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डैश एंड डैश डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो किस टाइप के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं? हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एमसीक्यू भले ही कम है, लेकिन उन एमसीक्यू में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और उनमें से कुछ भी निकाल के एक एमसीक्यू बन सकता है। देखिए, कभी आपको ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा कि यूएन के मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, परमानेंट मेंबर, एजेंसीज बता दीजिए। इनमें से कुछ एक आ रहा होगा, या हो सकता है आपको ये दे दिया जाए कि 193 मेंबर किसके हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूएन के। तो ऐसी चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे जितने आएंगे वो आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। अगर हम टोटल मेंबर्स की यूएन की बात करते हैं तो 193 हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत चांसेस है कि 194 हो जाएंगे। एक कोई ऐसा एरिया है, एक रीजन है, एक कंट्री आप बोल सकते हैं जहां पर कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं ज्वाइन करने की। अब मैं इसमें ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद सर्च कीजिएगा, या आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं। उसके बाद भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस है, उनके बारे में नीचे मैंने दिया, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो 5 हमारे सामने आते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। और उसके बाद एजेंसीज की हम बात करते हैं तो हमारी हू हो गई, यूएनडीपी हो गई, हमारी यूएनएचआरसी हो गई, यूएनएचसीआर हो गई, यूनिसेफ हो गई, हमारी यूनेस्को हो गई, और भी अदर हैं जो हमारी एजेंसीज में आ जाती है। इनके बारे में आगे हम पढ़ रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने आपको सब पढ़ाया है। और अगर अभी मैं इनको पढ़ाने बैठ गया तो वीडियो फ्री फोकट की 30-40 मिनट की खिंच जाएगी। इसके बाद भाई और खत्म नहीं हुआ है। अगर हम यूएन की बात करते हैं तो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये भाई उस समय अगर हम देखते हैं तो पूरे रियलिटीज दिखा रहा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नॉन परमानेंट मेंबर 10 है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में है। उसके बाद 193 मेंबर कौन का है? लेटेस्ट मेंबर इनके साउथ सुडान, याद रखिएगा। उसके बाद 1945 जून 26 में क्या हुआ? साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 50 नेशंस। उसके बाद पोलैंड ने थोड़े समय बाद किया। तो टोटल यूएन के 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे। उसके बाद 1945 अक्टूबर 24 में क्या हुआ? यूएन फाउंड हुआ था, इसको हम यूएन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 1945 अक्टूबर 30 में इंडिया ने ज्वाइन किया था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूएन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से दो टाइप के रिफॉर्म है जो यूएन को फेस करने पड़ते हैं। तो पहला आता है रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, जब हम स्ट्रक्चर और उसके प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं। और दूसरा आता है रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इश्यूज के अंडर में आते हैं उन पर बात होती है। तो ये दो आते हैं जिनके बारे में रिफॉर्म के बारे में बात करी जाती है, लेकिन इनकी डिटेल हमें पता होना जरूरी, तो वो मैंने लिख दिया। क्या होता है, डिटेल हमें पता होती है ना, तो एमसीक्यू हमारे कभी गलत नहीं जाते, चाहे एमसीक्यू कितने भी अंदर से आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले वाले अगर रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल पर सवाल उठते हैं, उसकी फंक्शनिंग पर सवाल उठते हैं। परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट पर सवाल उठते हैं कि भाई और ऐड करना चाहिए। फिर बोला जाता है कि आज की डेट में ये रियलिटीज नहीं दिखा रहा है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की, ये बात करी जाती है। बोला जाता है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से ज्यादा मेंबर आने चाहिए। फिर बजट रिलेटेड बात होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर होगा। इसका दूसरे रिफॉर्म की बात करते हैं, अगर हम ज्यूरिसडिक्शन वाले की बात करते हैं तो कई का कहना है भाई इसको और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए पीस के लिए, सिक्योरिटी मिशन के लिए, और किसी और का कहना है नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए हमें सीमित रहना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी बातें चल रही हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट ये चीज है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर द कोल्ड वॉर रियलिटीज आर डिफरेंट, हियर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे भैया 7 पॉइंट आपने क्यों लिख दिया? देखिए यहाँ पर अब रियलिटीज कोल्ड वॉर के बाद बदल गई, तो आपको पता है बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो इनमें से 3 और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ जाएगा, कोई 2 आ जाएंगे, कोई 2 गलत आ जाएगा, हो सकता है एक ही सही आ जाए बाकी गलत आ जाए। तो घुमा फिरा के आपको यही 7 पॉइंट मिल रहे होंगे। तो याद रखिए, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, यूएस सबसे बड़ी पावर बन गया था, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको एनसीईआरटी में, बाकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में पूरा समझाया। उसके बाद रशिया यूएस के अब रिलेशन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कोऑपरेटिव हो गए थे। चाइना इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमारी एशिया की इकोनॉमीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत सारी नई कंट्री हैं अब जिन्होंने यूएन को ज्वाइन किया है। और अब नए नए चैलेंजेस आ गए भाई, पुराने चैलेंजेस छोड़िए, अब सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो अलग अलग अब चेंजेस आ गए जो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली एडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन, 3 मेन कंप्लेंट्स वर। तो भाई कौन सी 3 मेन कंप्लेंट्स की बात करी जा रही थी? तो यहाँ पर मैंने तीनों
लिख दिया और ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ही है इसका, क्योंकि तीन ही कंप्लेंट की हमने बात करी है, बट ये आपको पता होना चाहिए। पहली थी द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज, हम रियलिटीज नहीं दर्शा रहे हैं आज के कंटेम्पररी पॉलिटिक्स की। दूसरा आता है इट्स डिसीजंस आर रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। और आखिरी एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ये कहीं ना कहीं लैक करता है। तो तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इनसे रिलेटेड भी आ सकते हैं और ये आपको बनना चाहिए। तो इसका आंसर हम सबको पता है, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट, अब इसमें भी थोड़ी चीजें हैं जो हमें बनना जरूरी है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी है, उनके एमसीक्यू बनने थे, वो इंफॉर्मेशन मस्ट है अगर आप इस चैप्टर से फुल स्कोर करना चाहते हैं। ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का आप चैप्टर बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का। ऑन 1 जनवरी 1997 द यूएन सेक्रेटरी जनरल, याद रखिएगा 1997 में यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? कोफी अनन थे, हमारी बुक में दिया हुआ है। इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म, उन्हें तो यूएन को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, हमारे जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्हें कैसे चूज हमें करना चाहिए, ये कुछ सवाल उठ रहे थे। तो हमारे सामने रिफॉर्म क्या सामने आए थे? एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, यूएन बजट में एक अच्छा कंट्रीब्यूट उसको करना चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए उस नेशन को, और वो हमारे जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है काउंसिल का उसको और ज्यादा डाइवर्सिटी उसमें लेकर आए, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब चीजें हमारे आके बढ़ाए। तो मुझे तो भाई ये सब सुन के सीधे इंडिया की इमेज सामने आ जाती है, आप मुझे बताइएगा। तो ये चीजें आती है। अगर आपने चैप्टर पता होगा तो आपको पता होगा, इसमें बहुत आवाज उठ रही थी कि इकोनॉमिक पावर मतलब क्या होता है, मिलिट्री पावर मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होना सही बात है कि गलत बात है। हम भाई बजट की बात करते हैं तो बजट का एक मतलब लिमिट क्या होगा कि इस लिमिट को क्रॉस करना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। और फिर अगर आप बोल रहे हैं कि अलग अलग कल्चर आना चाहिए, तो इसमें हम कैसी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, कंट्रीज की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे थे। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 द मेन प्रिविलेजेस ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स आर डैश एंड डैश। भाई जो 5 परमानेंट मेंबर है उनको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? एक परमानेंसी और एक है वीटो पावर। अभी वीटो पावर का आगे क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 द नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व फॉर ओनली डैश एट अ टाइम एंड गिव वे आफ्टर दैट पीरियड टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं भाई कितने समय के लिए आते हैं एट अ टाइम? ये 2 ईयर्स के लिए आते हैं। नीचे आप पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसका दे दिया है। तो ये 2 ईयर्स के लिए आते हैं। फिर भाई इसके बाद व्हाट इज द वीटो पावर, नीचे देखिए मैंने बताया कि किस कंट्री ने कितनी वीटो पावर यूज करी अगर हम 2018 की रिपोर्ट की बात करते हैं। अब वीटो पावर में आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी और चैप्टर पढ़ा है तो ये तो आप सबसे बन रहा होगा। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे वीटो पावर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, मुझे चेक करने में आसानी हो जाती है। फिर भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, एज द यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, 60 ईयर हमारे यूएन के हुए थे। तो जितने भी हेड्स थे अलग अलग मेंबर स्टेट के, सितंबर 2005 में मिले, उन्हें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी और उन्हें सिचुएशन का रिव्यू किया। यहाँ पर जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया मीटिंग के बाद कि उनको यूएन को और रिलेवेंट बनाने के लिए कैसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें हमारे सामने आई थी, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में पहले आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। उसमें क्या ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे और नीचे ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ था, तो आंसर था ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पूरे पता होना चाहिए। तो क्या आ रहे हैं? क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, ये ऑपरेशनल है 2006 से, अग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड एंड अग्रीमेंट टू विंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट आता है, बहुत डिटेल वे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाया। क्वेश्चन नंबर 22 वन ऑफ द इंडियाज मेजर कंसर्न हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ द, भाई इंडिया का मेजर एक कंसर्न यूएन के प्रति क्या रहा है कि भाई जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल का जिस तरीके से ढांचा बना हुआ है वो इंडिया को खासा पसंद नहीं आता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 टू 15। याद रखिएगा 11 से 15 कर दिया गया था। कब करा गया था वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन परमानेंट मेंबर में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। तो 11 से 15 1965 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भाई दिस ग्रेटर स्टेटस, यहाँ पर मैं परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहा हूं यूएन में, जो हमारे 5 परमानेंट मेंबर हैं, इज एन एडवांटेज टू अ कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स। तो भाई अगर कोई भी परमानेंट मेंबर बनता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी में उसको बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि पावर वैसी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट मेंबर वीटो विल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, सम कंट्रीज क्वेश्चन इट्स इंक्लूजन। भाई अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने से क्या चीजें रोक रही हैं। पहला तो भाई हमारा पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने हमारे सिक्योरिटी काउंसिल का, नहीं तो उसको भाई प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि फिर भाई इंडिया बड़े लेवल
लेवल पे आएगा, इंडिया सब सच बताएगा। उसके बाद भाई इसका तो हमारी इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज है उस पर कंसर्न है कुछ कंट्रीज। उसके बाद कुछ कंट्री का कहना है कि भाई इंडिया की जो डिफिकल्टीज पाकिस्तान से चल रही है वो इंडिया को इनइफेक्टिव बना देती हैं। उसके बाद भाई कुछ का कहना है अगर आप इंडिया को बनाते हो तो और भी इमर्जिंग पावर है जिनका हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ब्राजील, जर्मनी, जापान, इवन साउथ अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। एक कंट्री की बात करो तो बाकी रिलेटेड कंट्री की बात आपको करना पड़ेगा जो उस सिनेरियो में फिट बैठ रही है। फिर इसके बाद कुछ का कहना है कि भाई अफ्रीका और साउथ अमेरिका हमारे ऐसे एरिया हैं जहां पर जिनको तो परमानेंट मेंबरशिप की तरफ सोचना ही हमको चाहिए, क्योंकि इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन हमें परमानेंट स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट सिनेरियो में देखने को नहीं मिलता है। प्रेजेंट सिनेरियो में इनका हमें बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन खासा देखने नहीं मिला है, तो ये बात करी जाती है। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है जिसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पर पूरी चीजें आपको बता दी जो पहले एमसीक्यू में आ चुकी हैं। एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है कि यूएस की पावर हम इजीली चेक क्यों नहीं कर सकते, तो शॉर्ट में समझा देता हूं, बाकी आप इसको पढ़ना। सबसे पहला भाई यूएस हमारा सुपर पावर है, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद तो अलग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर यूएन में भी यूएस का बहुत अच्छा खासा वो हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर हम बजट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमें सिंगल यूएस देखने को मिल जाता है यूएन की तरफ। फाइनेंशियल पावर अनमैच्ड है यूएस की। उसके बाद भाई यूएन भी फिजिकली कहां लोकेटेड है, यूएस में है। उसके बाद यूएस को इस चक्कर में बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। और अगर हम यूएन साइड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो यूएस साइड के हमें देखने को मिल जाते हैं अलग अलग एक फील्ड में। उसके बाद वीटो पावर का अलग फायदा है भाई, उसको जो चीज के अपोज में जाती हुई दिखती है वो अपना वीटो पावर यूज कर देते हैं। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें समझ में आता है कि भाई एक यूएस का अलग ही दवा देखने को मिल जाता है। तो आखिरी में लाइन याद रखिएगा, द यूएन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तो आपको टिक लगाना है, नहीं ग्रेट बैलेंस नहीं है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन इसके बाद भी यूएन क्यों इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट यूएन की मदद से यूएस और पूरी बाकी दुनिया कॉन्वर्सेशन कर पाती है, आपस में बात कर पाती है। उसके बाद यूएस के लीडर का भी ये मानना है कि भाई कहीं ना कहीं जितना भी क्रिटिसिज्म उन्होंने किया हो उसके बाद भी यूएन एक अच्छा काम कर रहा है कि पूरी दुनिया में 190 प्लस नेशनों को साथ लाने का काम कर रहा है। उसके बाद अरीना प्रोवाइड करता है जहां पर बात कर सकते हैं। अगर दुनिया को यूएस की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो एटलीस्ट वहां पर खुलकर वो बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से एक यूएन एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, द यूएन इज एन डैश बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। तो यूएन एक इम्परफेक्ट बॉडी है, याद रखिए, क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है। यूएन एक परफेक्ट बॉडी नहीं है, एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29, डैश प्रोमिसेस टू इंक्रीज प्लेनेटरी इंटरडिपेंडेंस एंड देयरफॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएन विल ओनली इंक्रीज डैश। तो भाई टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है। इसके बाद असर्शन रीजन जाते हैं, सिर्फ 2 मैंने डाले हैं क्योंकि 2 ही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने पूरे कवर कर दिए। जो एमसीक्यू फॉर्मेट आप पीछे देख रहे हैं ना, उन्हीं से आपको असर्शन देखने को मिलेंगे। नेशन कैन यूजुअली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दे मस्ट डू टुगेदर। नेशन को कई बार समझ में आता है कुछ चीजें जहां पर उनको साथ आना पड़ेगा। देयर आर इश्यूज दैट आर सो चैलेंजिंग दैट दे कैन ओनली बी डेल्ट विद व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर। दिस इज एन एग्जांपल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, असर्शन रीजन दोनों सही है। असर्शन एकदम करेक्ट रीजन, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। फिर इसके बाद अगला असर्शन हमारा आता है, वन ऑफ द इंडियाज मेजर has been the composition of the Security Council, हमने पहले भी देखा, which has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerably। तो भाई ये assertion आता है। रीजन की बात करते हैं, India considers that this has harmed the representative character of the Security Council। तो भाई assertion भी सही है और रीजन भी एकदम सही दिया हुआ है। तो भाई assertion रीजन both are correct और रीजन is the correct explanation of assertion। तो ये हमारे assertion रीजन आते हैं। अब इसके बाद न्यू टॉपिक्स की बारी, हमारे टोटल नए 4 टॉपिक ऐड हुए हैं। ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। मैंने आपको इसको यहाँ पर एक बॉक्स में डाल दिया है, बस आप इतना पढ़ लोगे आपके मार्क्स नहीं कट सकते। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कब एस्टेब्लिश हुआ आपको वो पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, अगर कोई खासा ऑब्जेक्टिव है तो वो आपको पता होना चाहिए और हल्का सा उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं बोर्ड में सबसे ज्यादा आने की चांसेस क्या है, तो फुल फॉर्म सबसे ज्यादा आता है, डेट सबसे ज्यादा आती है और कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है। फिर इसके बाद हेडक्वार्टर और बाकी चीजें हमारी आती हैं। मेन आपको याद करना फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक बार आप पढ़ लेना। पहला यूनेस्को का है, इसको सिंपल आप देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा यूनिसेफ का आता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कब एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहां पर है, और मैंने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड में पूरा बता दिया आपको क्या इंपॉर्टेंट है। या आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है, पूरा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद फिर हमारा थर्ड आता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारा आता है, इसको आप पूरा पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट फिर हमारा हु आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप पढ़ लोगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये पीडीएफ में नहीं था, ये विकिपीडिया से मैंने किया है, लेकिन बस इतना ही काफी, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है।
तो ये इंपॉर्टेंट आता है। बात पर यही खत्म नहीं होती, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन्स, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स इस बार हमें आ रहा है। तो भाई देखिए, प्रिंसिपल्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल आपको समझा दिया, जनरल असेंबली मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद ट्रस्टीशिप का भी हमने अभी लाइन पढ़ी, और ये बाकी चीजें इनको एक बार आप पढ़ लेना। फोटो क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी में ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन आप बार पढ़ लेना इसको। जहां आपने एक बार रीडिंग मारा, इसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आज से पहले बोर्ड में कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली के मेन आए, एक आध ट्रस्टीशिप काउंसिल के एक आध बार आए, बाकी एक भी इनमें से ज्यादा देखने को नहीं मिले। हमारी एजेंसीज के आते हैं तो वो हमने मेन वाली कवर करी है, तो बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लोगे आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बॉक्सेस मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आईएमएफ इंपॉर्टेंट बॉक्स आता है, ह्यूमन राइट्स वॉच आता है। इनको मैं समझा देता हूं, अब मैं इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, इनमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है ही नहीं। इनसे मैं एमसीक्यू क्यों नहीं बना रहा हूं, इनसे भाई बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। G7 मेंबर्स बता दीजिए, आईएमएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए, आईएमएफ के मेंबर्स बता दीजिए, कुछ भी बन सकता है। तो आपको ये बॉक्स पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चन आने का सेंस नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मेंबर की डिटेल आपको पता होना चाहिए, डेट आपको पता होना चाहिए, इसके बाद बाकी चीजें आपको परसेंट पता हो, इससे कोई अंतर नहीं आता है, बोर्ड में कभी नहीं आते। अब जैसे ह्यूमन राइट वॉच की बात करते हैं, एनजीओ, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इस एनजीओ का नाम बताइए आप, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एनजीओ है कौन सा नहीं है। उसके बाद अगर हम बजट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बजट आपको पता होना चाहिए भाई, यूएस का हमें देखने को मिलता है। 21th रैंक हमारी इंडिया की आती है, इंडिया का आपको पता होना चाहिए, या परमानेंट मेंबर का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ईयर भी देखिएगा, मैंने वैसे लेटेस्ट एनसीईआरटी से डाला है। इसके बाद फिर लास्ट में हमारे एमनेस्टी, वर्ल्ड बैंक, WTO, IAEA आते हैं, इनको आप देख लेना। अच्छा, इनमें से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ, ह्यूमन राइट वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक, एमनेस्टी, इनसे बहुत आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं आप इसको इग्नोर कर दोगे, मैं बस ये बता रहा हूँ कि पहले बोर्ड में ज्यादा किससे आए, तो इनसे ज्यादा हमें देखने को मिले। इसके बाद भाई वीडियो खत्म होता है, मैप पर वीडियो आ चुकी है, बाकी सब्जेक्ट के ह्यूमैनिटीज के भी एमसीक्यू होना चालू हो गए। आई होप आपको इस वीडियो से सब समझ में आया होगा। अभी तक देख रहे हैं, लाइक करिएगा, रिव्यूज हजारों में होते हैं, लेकिन लाइक बिल्कुल हमारे हंड्रेड्स में ही रह जाते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप एक शेयर भी करते हैं तो हमारे चैनल को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अभी भी डाउट बचता है, कमेंट में बताइएगा, आप अपने क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।